हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। माय नेम इज़ राज शर्मा और आज आपको बताऊंगा राजस्थान की अपवाह प्रणाली में अब तक हमने 2 वीडियो निकाल चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है। पहले जो पार्ट फर्स्ट जो हमने निकाला उसमें आप लोगों ने पढ़ा अंतः प्रवाही नदियों के बारे में, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट आया पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, उनके अपवाह क्षेत्र के बारे में, कहाँ से उनका उद्गम होता है। ये सारी जानकारियाँ हमने 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग तीसरा जो पार्ट आज कवर करने वाले हैं उस पार्ट का नाम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के फटाफट देखिए, वीडियो मिल जाएगा हमारे इसमें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखिए, उसके बाद पार्ट थर्ड देखिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पार्ट थर्ड इस वीडियो का नाम है राजस्थान के अपवाह प्रणाली का थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। 4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नदी है चंबल, दूसरी बनास, तीसरी है बेडच और आयड नदी, ठीक है, और चौथी है गंभीर नदी या गंभीरी नदी इसको कह सकते हैं आप। ये सारी नदियां हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है आपकी चंबल नदी। अब चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला। याद रखिए, विंध्याचल पर्वतमाला से ही एक और नदी का उद्गम हुआ था, वो था अरब सागर नदी में माही नदी का उद्गम। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी के बारे में। तो विंध्याचल पर्वतमाला में जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश में ही। इसका संगम कहाँ होता है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? इटावा यूपी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? अगर नवीनतम लंबाई की बात की जाए, ठीक है, तो वो है 1051 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी लेंथ है 1051 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 322 किलोमीटर के आसपास है। और अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी जाए तो आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा 966 किलोमीटर इसकी लंबाई बताते हैं और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। जबकि ऐसा नहीं है। चंबल नदी की टोटल लेंथ जो है वो 1051 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में आगे कि चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए, अपवाह क्षेत्र ये मध्य प्रदेश से जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। याद रखिए, चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी दिशा हो जाती है कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर डांग क्षेत्र में ही चली जाती है। और आगे जा करके यूपी में इटावा में, वहाँ पर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार सहायक नदियों की कि ये इसकी सहायक नदी है या नहीं है, किसकी सहायक नदी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको एक ट्रिक से हम लोग समझेंगे। ट्रिक ये है, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ये चंबल नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है। गुस्से से देखेंगे गुंजाली, में से मेज, माँ से मांगली, पापा से पार्वती, ने से नेवाज या निवाज, आ से आहू, कैसे काली सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन नदी, बार से बनास, ब्रह्माणी, चाकनू, कुनू, कुराल, ठीक है, और लास्ट में सीप नदी। ये सारी नदियां हैं चंबल नदी की सहायक नदियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। इसका पूरा एक बार डिटेल से देखेंगे। इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे इसका अपवाह क्षेत्र होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार एक दिशा देखिए आप। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये चंबल नदी है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप यहाँ से समझिए। चंबल नदी का उद्गम होता है यहाँ पर, कहाँ पर? जनापाव पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी से होता है। ये चंबल नदी है आपकी। ये चंबल नदी यहाँ से होते हुए और इधर चली जाती है। संगम कहाँ पे हुआ? ये आपकी यमुना नदी है, जहाँ पर इटावा में यूपी में इसका संगम हो जाता है। ये चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब चंबल नदी से शुरुआत जब राजस्थान में हुई तो कहाँ से प्रवेश किया? 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश किया। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में ही आता है। यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसको बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है या किस नदी पर है, तो आप हमेशा राइट टिक करेंगे चंबल नदी पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोटा में जाती है ये नदी। तो कोटा में हैंगिंग ब्रिज इसी नदी पर बना हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, राजसमंद से ही बनास नदी है वो निकलती है और बनास नदी आकर के यहाँ पर मिलती है सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर। चंबल नदी में बनास नदी एक साइड से मिलती है, दूसरे साइड से सीप नदी आती है वो मिलती है, और एक साइड से चंबल नदी आ ही रही है। तो ये तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है।
इस त्रिवेणी संगम की जगह को नाम बोलते हैं रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, पदरा गांव, ठीक है ना। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। किसके कौन कौन सी नदी मिलती है? बनास नदी मिलती है जो राजसमंद से निकलती है, सीप नदी मिलती है जो सवाई माधोपुर से निकलती है, और चंबल नदी तो एमपी से निकलते हुए यहाँ पर पहुँच ही रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का संगम बन करके कहाँ बना संगम? रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे, थोड़ा सा एक बार डिटेल से इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसको हल्का सा मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी डायग्राम में, आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी नदी किस किस साइड से मिलती है। ये देखिए आपकी चंबल नदी है जो आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है, इटावा में, ठीक है। इसी में अब मैं आपको बताऊंगा कि चंबल के बाईं साइड से 3 नदियाँ मिलती है। पहली है बनास नदी, दूसरी है सीप नदी जो सवाई माधोपुर से निकलती है, ये आगे जाकर के चंबल में मिल जाती है जहाँ पर त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट बन जाता है, ठीक है। एक और नदी है जो आपके बाईं साइड से मिलती है, लेफ्ट साइड से मिलती है चंबल में, वो है ब्रह्मवी नदी, है ना। ये ब्रह्मवी नदी कहाँ से निकलती है? चित्तौड़गढ़ से निकल करके या चित्तौड़ में ही मिल जाती है, ठीक है ना, ये चंबल में मिल जाती है। अब जो बाकी नदियाँ हैं जो इस साइड में है, ये सब राइट साइड से मिलती है। सबसे पहले देखिए कूनू, करौली में जाकर के कूनू नदी मिल जाती है, करौली में मिल जाती है। पार्वती नदी जो है वो सवाई माधोपुर मिल जाती है, संगम से पहले ही मिल जाती है। उसके बाद में परवन नदी, नेवाज नदी, परवन नदी झालावाड़ से होते हुए कोटा में जाकर के ये किस में मिलती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है, ये देखिए काली सिंध नदी में मिल जाएगी। नेवाज जो नदी है वो निकल करके झालावाड़ में मिल जाती है परवन नदी में ही, फिर वह परवन नदी कोटा में जाकर के काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध और आहू नदी, ये दोनों नदियाँ निकलती है यहाँ से और झालावाड़ होते हैं, फिर ये कोटा में प्रवेश कर जाती है, दोनों नदी मिल जाती है। और सबसे बड़ी नदी मानते हैं इसको काली सिंध नदी को, जो कि सबसे ज़्यादा मिलती है राइट साइड से चंबल में, सबसे लंबी लेंथ में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इस पर हम लोग डिटेल से और बात करेंगे, ये आगे देखिए। देखिए बनास नदी ऐसी नदी है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो बाईं साइड से है, ठीक है ना। काली सिंध नदी के बारे में, चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी मैंने बताया था। अगर आपको सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में पूछा जाए तो बनास नदी ही होगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है चंबल की, तो वो है काली सिंध नदी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊँ सामेला क्या है। काली सिंध और आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है, जिसके किनारे पर ही सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। तो गागरोन का जो जलदुर्ग है, गागरोन का जो किला है, वो किसके किनारे पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें चंबल की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए चंबल के उपनाम में 3 उपनाम दिए गए हैं, चर्मनवती, कामधेनु, बारामासी। कामधेनु ध्यान रखना, गाय का भी एक नस्ल होती है, राठी नस्ल होती है, उसको कामधेनु गाय, ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये चंबल नदी जो नदी है वो 12 मासी नदी है, मतलब 12 महीने बहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून के टाइम पे आई और मानसून के टाइम पे बहाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। ये 12 मासी नदी है, पूरे 12 महीने बहती है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम होता कहाँ पर है? चंबल नदी में बनास नदी और सीप नदी आकर के मिलती है। बनास नदी आपके राजसमंद से निकलती है, सीप नदी जो है वो सवाई माधोपुर से निकलती है। तीनों नदियां मिलकर के कहाँ मिलती है? रामेश्वरम घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए चूलिया जलप्रपात मैंने बताया था, ये भैंसरोडगढ़ में है ना। नदी कौन से नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का 18 मीटर, 18 मीटर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंगिंग ब्रिज के बारे में। अब हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है? ये कोटा में है, चंबल नदी पर बना हुआ है, लंबाई इसकी 1.5 किलोमीटर है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है कौन सा? ये कोटा में जो है, ठीक है। चंबल में संरक्षित जीव कौन कौन से जीव हैं? वो है 3 है जीव, घड़ियाल है, गांगेम सूस जिसको आपको कहते हैं डॉल्फिन, उदबिलाव है। गांगेम सूस के संरक्षण के लिए देखो 2 जगह और बनी हुई हैं, उनके बारे में बताऊंगा। गोडावण प्रजनन केंद्र जैसलमेर जोधपुर में, विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार, ये 2 जगह ऐसी है जहां पर इनका संरक्षण किया जाता है, किसका? डॉल्फिन का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या चीज़ें करती है वो देखिए। अवनालिका अपरदन करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ और डांग प्रदेश का भी निर्माण करती है। तो जितने भी आपने डाकू सुने हैं डांग क्षेत्र में, भरतपुर धौलपुर साइड में, वो सब इसी चंबल नदी के आसपास के बनाए हुए क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अवनालिका अपर्दन भी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होकर के बहुत जगह का घेराव कर देना और वहाँ पर बीहड़ क्षेत्र बन जाना या बाकी बहुत ज़्यादा एरिया कट जाना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद 2 इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, बैराज और बांध में क्या डिफरेंस है। बैराज में क्या होता है? गेट ज़्यादा होते हैं, बांध में गेट कम होते हैं। बैराज का जो उद्देश्य होता है वो आपूर्ति करना होता है, जबकि बांध का जो उद्देश्य होता है वो होता है पानी नियंत्रित करने हेतु अपन क्या करते हैं? बांध का निर्माण करते हैं,
अब हम लोग पढ़ेंगे चंबल की बांध परियोजना के बारे में। तो 3 चरणों में बांधों का निर्माण किया गया है, 4 बांध बनाए गए हैं। पहले चरण में जो निर्माण हुआ वो हुआ 2 बांधों का। पहला हुआ गांधी सागर, दूसरा हुआ कोटा बैराज। तो बैराज और बांध में आपको डिफरेंस बता रखा है तो समझ में आ जाएगा। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण हुआ। सेकंड चरण जो हुआ उसमें राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया। इनके सारे देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, गांधी सागर जो है वो एमपी में बना हुआ है, ठीक है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बना हुआ है, रावत भाटा के ये इसका परमाणु संयंत्र भी है, पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है ना, अपने यहाँ पर। जवाहर सागर बना हुआ है कोटा डैम, जिसको बोलते हैं, कोटा और बूंदी की सीमा में बना हुआ है। कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है, ठीक है ना। एक और चीज़, चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था कोटा में ही, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, आप पढ़ लो। नेक्स्ट हम लोग नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो है हमारी वो है बनास नदी। बनास नदी का मैंने बताया था उद्गम कहाँ से होता है, वो होता है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी में ये संगम मिलाती है, कहाँ पर, रामेश्वरम घाट में मिल जाता है। लंबाई इसकी टोटल लंबाई जो है 512 किलोमीटर है। पुरानी लंबाई ऐसा कहते हैं 480 किलोमीटर इसकी पुरानी लंबाई है। अपवाह क्षेत्र को आपको 2 तरीके से समझेंगे, एक होता है आरबीसी, एक होता है एटीएम, ठीक है ना। आरबीसी मतलब मेवाड़ मैदान, और इसमें आरबीसी से कैसे डिनोट करेंगे, आर मतलब राजसमंद, बी मतलब भीलवाड़ा, सी मतलब चित्तौड़गढ़। आरबीसी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, ये मेवाड़ के मैदान में आती है। एटीएम से हम समझेंगे अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है, मालपुरा करौली का ये मैदान है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो सहायक नदियाँ कैसे बता रखी है, इसकी भी ट्रिक है। ये ट्रिक समझिए, डाकण, मासी, मेना, मोर, बांडी आम को खा गई, ये आपकी सहायक नदियों की ट्रिक है। इसमें नदियाँ कौन कौन सी आई, डाकण से डाई, मासी से मानसी, मेनाल से मेनाल, मोर से मोरेल, बांडी से बांडी नदी है ही, आम से आयड़, बेडच, और को से कोठारी नदी, ख से खारी नदी, ठीक है। खारी नदी जो है बनास की सबसे लंबी सहायक नदी बताई जाती है। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें डायग्राम से मैं समझाना चाहूँगा आपको। ये बनास नदी का डायग्राम है, इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। यह आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपनी नदी है, कौन सी, बनास नदी, कहाँ से निकलती है। ये आपकी बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ियों से होती हुई यहाँ पर जा कर के त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। ये एमपी से चंबल आ रही है, इसमें सीप मिल जाती है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन गया, ये रामेश्वरम घाट का, ठीक है। डायग्राम से समझ में आ रहा है कुछ। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ हल्का सा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, खमनोर के पहाड़ियों से आपकी निकलती है कौन सी नदी, आपकी निकल गई ये बनास नदी, ठीक है। अब बनास नदी में और आगे नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, क्या क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ियाँ। ये गोगुंदा पहाड़ियाँ हैं जहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। ये आयड़ नदी जाकर के एक सागर झील बनाती है, जिसको आप कह सकते हैं उदय सागर झील कह सकते हो, या सागर भी कह सकते हो एक तरह से। उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम आयड़ नदी नहीं रहता, इस नदी का नाम हो जाता है बेडच नदी, ठीक है। बेडच नदी इस नदी का नाम हो जाता है। ये बेडच नदी आगे जाकर के बनास नदी में मिल जाती है, करेक्ट। उसके अलावा एक मेनाल नदी आती है भीलवाड़ा से, और राइट साइड में प्रवेश करती है, और ये आकर के कहाँ मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। इस जगह पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, बिंगोद, भीलवाड़ा में बनता है। समझिए, आयड़ नदी जो उदय सागर झील में गिरती है, बेडच नदी उसका नाम हो जाता है। बेडच नदी आकर के फिर बनास में मिलती है, और यहीं पर आकर के मेनाल नदी जो भीलवाड़ा से आती है वो आकर के मिल जाती है। 3 नदियाँ आकर के मिलती है, उसको संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। और यह त्रिवेणी संगम कहाँ पर है एक्चुअल में, बिंगोद, भीलवाड़ा में है। तो एक त्रिवेणी संगम ये वाला हो गया। नेक्स्ट को समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाने वाला हूँ। आगे देखिए, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में ही, यहाँ पर दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती है। ये कोठारी नदी आकर के बनास नदी में मिल जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में मिलती कहाँ पर है, इससे पहले ही कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। ये मेजा बांध बना हुआ है, उसी के पास में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है कोठारी नदी, जो जाकर के भीलवाड़ा में मिल जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, बिजराल पहाड़ियाँ, ये भी राजसमंद में ही आती है। यहाँ से निकलती है खारी नदी, जो आकर के प्रवेश करती है, कहाँ मिल जाती है, ये आपके टोंक में मिलती है, बनास नदी में। खारी नदी मैंने बताया था बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है खारी नदी। ये खारी नदी कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, और त्रिवेणी राजमहल ये यहाँ पर टोंक में जाकर के यहाँ से मिल जाती है।
अब देखिए यहीं से एक और नदी आती है, वो नदी आकर के यहाँ मिल जाती है टोंक में, उस नदी का नाम है डाई नदी। ये आकर के यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है 3 नदियों का। कौन कौन सी नदी आ गई इसमें? बनास नदी ऑलरेडी है, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है वो आ जाती है, और डाई नदी। तो खारी नदी, बनास नदी और डाई नदी के संगम से एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो राजमहल टोंक में बनता है, ठीक है ना। वो बन गया आपका त्रिवेणी संगम, ये वाला हो गया, ठीक है। 2 त्रिवेणी संगम, 3 पढ़े हैं एक्चुअली अपन ने बनास नदी पर। पहला त्रिवेणी संगम पढ़ा अपन ने बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी का, ये रामेश्वरम घाट में। दूसरा हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा ये वाला, जहाँ पर बेडेस नदी, बनास नदी और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम बनता है बिंगोद भीलवाड़ा में। तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पर त्रिवेणी संगम टोंक में बनता है राजमहल में, खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी के संगम से। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, यहाँ से राजमहल से निकलने के बाद ये बनास नदी में आगे जाकर के टोंक पर एक बीसलपुर बांध बना हुआ है, जो कि जयपुर और आसपास के क्षेत्रों की क्या करता है, जल की आपूर्ति पूरी करता है। ये पूरे डायग्राम से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग देखेंगे बनास के उपनाम दिखा रखे हैं आपको। अब बनास के उपनाम हम लोग समझेंगे। बनास के उपनाम कौन कौन से हैं? वन की आशा, ठीक है, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी, ये 3 नामों से इसको पुकारा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिवेणी संगम मैंने बताया था 3 बने हैं। पहला बना है रामेश्वरम, जो मैंने बताया, राजमहल टोंक, बिंगोद भीलवाड़ा। सबसे पहले बिंगोद भीलवाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदी है? बनास नदी के त्रिवेणी संगम में तो बनास नदी तो होगी। 2 नदियाँ और कौन कौन सी मिलती है? बेडस नदी, ठीक है ना, जो उदयपुर सागर में झील के बाद में बेडस नदी नाम हो जाता है, पहले नाम उसका होता है आयड़ नदी। उसके बाद मेनाल जो नदी है वो मिलती है भीलवाड़ा से आकर के इसमें मिल जाती है, बिंगोद भीलवाड़ा में इसका त्रिवेणी संगम बन जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा राजमहल टोंक में बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी आकर के राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बना लेती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने चंबल नदी में पढ़ा, बनास नदी में पढ़ रहे हैं, वो ये है रामेश्वरम वाला। बनास, चंबल और सीप नदी आकर के इसमें मिल जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर ऑलरेडी दे दी है, तो दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको समझना है बस कौन कौन सी चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? वो है बनास नदी। 3 संगम अपन ने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे। बनास से संबंधित 5 परियोजनाएँ हैं। कौन कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना टोंक से संबंध रखती है। ईसरदा जो बांध परियोजना है वो सवाई माधोपुर से संबंध रखती है। मेजा बांध परियोजना है वो भीलवाड़ा से संबंध रखती है, कोठारी नदी इसमें शामिल है। बाकी जो बीसलपुर ईसरदा है वो बनास से संबंधित है, ठीक है। मोरेल बांध परियोजना दौसा मोरेल नदी से संबंधित रखती है, ठीक है। यहाँ पर बनास नदी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आयड़ या बेडच नदी। देखिए एक एक नदी जो है वो दूसरे नदी से एकदम इंटरलिंक है। जब मैंने चंबल नदी पढ़ाई तो बनास नदी के बारे में भी आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी वहाँ पर। उसके बाद अब आयड़ बेडच नदी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। आयड़ नदी, बेडच नदी मैंने ऊपर बताया था कहाँ से निकलती है, ये गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। शुरुआत में इसका गोगुंदा पहाड़ियों से जो निकलती है तो इसका नाम आयड़ नदी होता है, लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद वहाँ से निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है बेडच नदी, ठीक है। बेडच नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है बेडच नदी? बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है, ठीक है ना, जहाँ पर मेनाल नदी भी आकर के मिल जाती है, त्रिवेणी संगम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेडच नदी में ही गंभीरी नदी आकर के मिलती है। अब ये गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल की पर्वतमाला से निकलती है, एमपी में। एमपी से होते हुए गंभीरी नदी मिलती है, ये बेडच में आकर के मिल जाती है यहाँ पर। और इन्हीं नदियों के किनारे पर क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे करके। उदय सागर उदयपुर, आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेडच कहलाती है, ये मैंने बता दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेडच व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। बेडच नदी कौन सी है? बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, जो मैंने ऊपर भी बता दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे गंभीर नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है करौली में, सपोट्रा तहसील में। संगम इसका हो जाता है यमुना में, मैनपुरी जो जगह है यूपी में, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। 2 अपवाह क्षेत्र हैं, करौली और भरतपुर। सहायक नदियाँ इसकी है पार्वती सेकंड, पार्वती जिसको आप नाम बोलते हैं, और भी अन्य सहायक नदियाँ। इसकी ट्रिक दे रखी है, ए माँ बदावरी भैंस बहार खड़ी। तो ठीक है ना, इससे क्या समझ में आया आपको? अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, ये 5 नदियाँ जो है वो सहायक नदियाँ किसकी? गंभीर नदी की सहायक नदी है। पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर स्थित है? वो है करौली में है, पांचना बांध जिसे बोला जाता है। और ये सारी नदियाँ उससे इंटरलिंक होती है क्योंकि गंभीर नदी के आसपास ये बना हुआ है पांचना बांध करौली में। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये अब तक का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में
जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जल आपूर्ति जो है वो पांचरा बांध से की जाती है। पांचरा बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यहाँ पर गंभीर नदी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो कि पूछे जाते हैं। फिर आप कहते हो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू कोई से नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा नदियाँ वाला जिला है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कोटा संभाग जो है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। 2 चीज़ें इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की चीज़ है। चित्तौड़गढ़ जो है वह सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जो है वो कोटा संभाग है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, झालावाड़ जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख लंबी नदियां कौन कौन सी है। देखिए 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूं यहीं पर भी, और पहले भी समझाया है। वो ये चीज़ है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और राजस्थान की सबसे लंबी नदी में डिफरेंस है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी का मतलब ये होता है कि राजस्थान में ही उसका उद्गम होता है, और वो संगम या मिलती जहाँ पर है जिस नदी में जाकर के, वो भी राजस्थान में ही मिलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो आपकी नदी कहलाती है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। एक होती है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी दे रखी है, लेकिन इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। इसका संगम जो होता है वो किस में होता है, यमुना नदी में हो जाता है। वो भी राजस्थान से बाहर की साइड में होता है, राजस्थान में नहीं होता, ठीक है। तो ये एक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जब नदी के बारे में बात आए तो बनास नदी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो घग्गर नदी है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की सबसे लंबी जो नदी है वो लूनी नदी है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी जो नदी है वो माही नदी है, ठीक है ना। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम समझते हैं आप। सबसे लंबी नदी, फिर उससे छोटी लंबी नदी, है ना, इस तरह से। तो सबसे लंबी नदी जो है वो अपने चंबल नदी है, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद माही नदी है 576 किलोमीटर, बनास नदी है 512 किलोमीटर, लूनी नदी है 495 किलोमीटर। तो अगर क्रम पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए चंबल, माही, बनास और लूनी। इसके अलावा अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम अगर हम लोग देखें तो बनास नदी, फिर लूनी, फिर चंबल और माही, अपवाह क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन, सब बेसिन कहाँ पर हैं, लूनी नदी, बनास नदी, चंबल और माही, ये आपका क्रम है। सबसे ज़्यादा किस में है, लूनी नदी में। कितने हैं सब बेसिन, 12 बने हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है राजस्थान में अपवाह प्रणाली, जिसमें हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाए। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा वो था अंतः प्रवाही नदियों के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। दूसरा जो पार्ट था उसमें पढ़ा हमने अरब सागरी नदियों के बारे में, और तीसरा जो पार्ट हमने पढ़ा वो पढ़ लिया हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है राजस्थान में अपवाह प्रणाली। इसके बारे में आप पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, सारे लोगों को शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जब पढ़ने के बाद, तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मैं अश्योर करता हूं कि आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरीज का जवाब जल्द से जल्द देने की हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरटेक सिविल एकेडमी ने अपने 1000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर सब्सक्राइबर कर लिए हैं। ये दोस्तों आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, आप लोगों का वीडियो शेयर करने का नतीजा है। आप लोग देखिए वीडियो, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने लोगों को दिखाइए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में स्पेशली, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको।